मजीद बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में एक बार फिर से एसआईआर की चर्चा है और एसआईआर की चर्चा इसलिए क्योंकि आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने एसआईआर पर सबसे बड़े सियासी शोर को थाम दिया और दो टूक कह दिया कि एसआईआर 100% सही है, कहीं से गलत नहीं, पूरी तरह संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी अपने अधिकारों के दायरे के बाहर जाकर काम नहीं किया। कागज देखना काम है, नागरिकता की सीमित जांच भी कर सकता है चुनाव आयोग। तो सवाल यह है कि वोट चोरी का जो दांव चला जा रहा था, क्या वो फर्जी था और क्या इसको विपक्ष अब मानेगा? सवाल इस बात को लेकर भी है कि एसआईआर के बाद अगला कदम क्या घुसपैठिया, क्योंकि इस पर हाई पावर्ड कमेटी बन गई है। रिपोर्ट देखिए फ्रीडम में। ये कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है। पूरा डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा है। एसआईआर पर फिर सियासी शोर शराबा है, लेकिन आज का शोर शराबा सुप्रीम कोर्ट के चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने के बाद का है। चीफ जस्टिस की बेंच ने आज दो टूक कह दिया कि एसआईआर मनमाना नहीं और चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रोसेस को संवैधानिक मोहर लगाई तो बीजेपी ने इसे विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की पूर्ण पराजय बता दी। राजनीतिक पराजय के बाद और देश में अराजकता अव्यवस्था उत्पन्न करने की नैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है। इंडी गठबंधन जो सनातन धर्म विध्वंसक और घुसपैठिया संरक्षक है, उसका वास्तविक चरित्र आज उठकर सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर मुहर लगाकर विपक्ष के प्रोपेगेंडा का गुब्बारा भले फोड़ दिया, लेकिन विपक्ष का शोर कम नहीं हो रहा। राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत चुनाव आयोग को बीजेपी का विभाग बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी इसे पार्टी की नैतिक और सैद्धांतिक जीत बता रहे हैं। पूरा डिपार्टमेंट बन गया मोदी जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। क्या करो, जुडिशियल दबाव में है। जज को फोन करते थे नेता लोग, हमने जिंदगी में फोन नहीं किया। हमने जिंदगी में किसी जज को फोन नहीं किया कि भाई ये केस मेरे मिलने वाला, मेरा ध्यान रखना। बिहार, बंगाल और जिस तरह उत्तर प्रदेश में जल्दबाजी से कराया गया है, मैं मानता हूं हमारा उसको क्रियान्वित करने के इलेक्शन कमीशन का जो ढंग था वो सवाल था और सैद्धांतिक रूप से उसे मैं मानता हूं कि हमारी विजय है, सैद्धांतिक विजय है, नैतिक विजय है कि उस पर उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी। हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण तो विपक्ष के नेताओं से दो कदम आगे निकल गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट पर धब्बा भी करार दिया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे भी ऐसे ही सवालिया लहजे में नजर आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल भाजपा का एजेंट बन के काम कर रहा है। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा है। आदरणीय कोर्ट ने सही कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया गलत नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन उसमें धांधली जब होती तब आदरणीय कोर्ट आप देख नहीं पाते, क्योंकि आप जमीन पर आके दूरबीन तो लगा नहीं है आपकी आंखों में, आप तो वही सुनते हैं जो वकील आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और ये भी कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता के सीमित जांच का अधिकार है। बीजेपी भी एसआईआर को घुसपैठियों की सफाई के लिए जरूरी बताती रही और अब तो अमित शाह का घुसपैठिया मुक्त भारत के लिए प्लान रेडी है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोग्राफी चेंज के खिलाफ हाई पावर्ड कमेटी का ऐलान कर दिया, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने पिछले साल लाल किले से किया था। आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब जब आप डेमोग्राफी चेंज करने के लिए घुसपैठिया बताते हो, तो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए बताइए, आप 12 साल में आप ढूंढ नहीं पाए,
अब तो आपकी बंगाल में भी सरकार आ गई, तो बंगाल में से बताइए कितने करोड़ लोग आप निकाले आपने। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर ये नेता क्या देश को गुमराह नहीं कर रहे? और सबसे बड़ा सवाल कि जब देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी की बात आती है तो क्या विपक्षी दल राष्ट्रहित से ऊपर अपनी तुष्टीकरण की सियासत को ही प्राथमिकता देते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर रमेश खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सतीश केसिंग सर वरिष्ठ पत्रकार, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता और डॉक्टर राजकुमार राजन है आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी, पहला सवाल आपसे, और सवाल बहुत सीधा सा है, हालांकि स्क्रीन पर नहीं दिख रहे, तो मैं सतीश सर से यह सवाल पूछ लेता हूं। सतीश सर, क्या ये मान लें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो वोट चोरी का दांव था विपक्ष का, वो पूरी तरीके से फर्जी निकला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एसआईआर को बताया कि गलत नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि किसी ने भी ये कहा था कि एसआईआर पर से गलत है। सबने कहा था कि एसआईआर में जो जल्दबाजी होती है, वोट कट जाते हैं और ये सारी चीजें जो होती है, उसके विरोध में विपक्षियों का ये आवाज था। वो तो अभी भी है। एडिशन डिलीशन का मामला अभी कहां सॉल्व हुआ है? चाहे वो 27 लाख जो बंगाल में कटे, उसके बारे में तो कोई अंतिम फैसला तो अभी तक आया नहीं, कटे क्यों भाई, और अंत तक वो वोट नहीं दे पाए। तो ये असली मुद्दा है। एसआईआर में कौन खिलाफ कर रहा था भाई? अगर ऐसा होता तो फिर एसआईआर अब तक 14 जगह, कहां कितने जगह के ध्यान भी नहीं है, बहुत जगह चालू होने वाला है, बहुत जगह हो भी गया। तो जो मुद्दा जो असली उठा है वो ये है कि भाई एसआईआर समय लेके हो और पूरी तरह से एकदम जो है निष्पक्ष हो। निष्पक्षता पर यह सवाल है। सतीश सर, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक लाइन बस कोर्ट की कि एसआईआर सही है, संवैधानिक है और विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही। मसलन इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, मसलन यह कि नागरिकता की सीमित जांच हो सकती है, मसलन यह कि दस्तावेज नहीं है तो वोटर लिस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो जो गैंग ये कहता है सर कि ये कागज नहीं दिखाएंगे, जो गैंग चलता रहता, तो भाई कागज दिखाना पड़ेगा, ये एक संदेश चला गया है और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है राइट्स का। देखिए, इस बारे में मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकता हूं। अगर नागरिकता की सीमित जांच, इसमें शब्द है सीमित जांच, है ना, नागरिकता की ही जांच करने पर तो इलेक्शन कमीशन तुला हुआ, तो सीमित जांच कर सकता है, संवैधानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कागज दिखाने वाली बात का अभी मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। पहले तो ये होता था। अच्छा, बिना कागज दिखाए सर वैल्यूएशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर नागरिकता का सत्यापन, ठीक है, नागरिकता तय नहीं करेगा चुनाव आयोग, लेकिन अगर सत्यापन करने की बातचीत आएगी तो बिना कागज दिखाए कैसे होगा सर? तो अरे भाई, बात तो सुन लीजिए ना। पहले ये होता था कि कागज, मतलब चुनाव आयोग का दायित्व था कि वो वोटर तक पहुंचे। अब वोटर का दायित्व खाली ये नहीं है कि वो खाली चुनाव आयोग तक पहुंचे। अब शायद उसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो सवाल है उसका जो है जवाब देना चाहिए, और अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ? नहीं है अनंत विजय जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सतीश केसिंग सर विपक्ष की वकालत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसे, जरा आप बताइए, एक्सप्लेन करिए इससे। देखिए, कोई विपक्ष की वकालत करने की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट पर या कोई भी चीज पर मेरी ये औकात नहीं है कि मैं कोई सवाल उठाऊं। नहीं, किसी को उठानी भी नहीं चाहिए सर, बात औकात हैसियत की नहीं है, किसी को उठाना भी नहीं चाहिए। अगर असहमत है तो जाकर संवैधानिक दायरे में जाकर उसका विरोध कर दीजिए, अपील कर दीजिए। उठाने वाले उठा देते हैं। नहीं सर, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं इस देश में, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। अनंत विजय जी, देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में जो याचिका दायर की थी, उसके वकील जिस प्रकार की वकालत कर रहे थे, वैसी ही वकालत यहाँ सतीश सर कर रहे हैं। दरअसल ये जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो एसआईआर की वैधता पर प्रश्न था।
और याचिका सीधे सीधे ना वोट चोरी की याचिका थी, तमाम विरोधी दलों के अपने नेताओं के बयान सुनवाए। वो बयान उनकी अज्ञानता, मूढ़ता सबका प्रतीक है। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ वहां कोर्ट के वकालत करने वाले लोग हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, अरे भाई सिंपल सी याचिका थी जिसमें मनोज झा, महुआ मित्रा और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम थे, इन सब लोगों की संयुक्त याचिका थी बिहार में एसआईआर कराने को लेकर कि एसआईआर की वैधानिकता है या नहीं है। चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। लेकिन अनंत विजय जी, सतीश सर तो कह रहे वैधानिकता पर ही कोई सवाल नहीं उठा रहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो आप नाम गिनवा रहे हैं। तो इसीलिए तो सर मैंने शुरुआत में कहा कि जिस प्रकार उस याचिका के मेरिट में कमजोरी थी, वैसे ही उनकी बचाव करने वाले तर्क के मेरिट में कमजोरी है। मैं भाई जी, एक सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बयानों की परीक्षा नहीं करता है सर, आप ये समझ लीजिए। ना किसी नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गट्ठर के गट्ठर कागज दिखाने की परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने आने वाले याचिका पर सुनवाई करता है, उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पर उसकी संवैधानिकता को तय करता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। ठीक है, अब एक कमेंट और ले लूं सतीश जी का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सतीश सर, आप तो कह रहे थे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा था, ये तो पूरी याचिका ही वैधानिकता पर थी। बिल्कुल, देखिए जिसने भी वैधानिकता बात कही उसमें उसने प्रक्रिया पर, उसने समय मियाद पे आदि आदि के आधार पर सवाल खड़े किए थे। आदि आदि क्या? एसआईआर को मेरे समझ से किसने आदि आदि क्या सर? आदि आदि क्या? आदि आदि क्या? आदि आदि में बहुत तरह की बात है कि आज आदि आदि में है कि कागज क्यों दिखाएं, चुनाव आयोग कागज क्यों देखेगा, आदि आदि में कि एनआरसी चलाया जा रहा है, आदि आदि में बहुत कुछ नाम लेते चलिए सर। नागरिकता और एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज। उसने कहा कि वो सिर्फ वोटर लिस्ट में रहने की उसकी अर्हता है या नहीं है, ये स्थापित हो जाएगा तो वो वोटर लिस्ट में नाम ठीक है। बोलिए सतीश सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी याचिका डाली थी और जो लोग भी बयान देते थे, वो कतई ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि एसआईआर को ही असंवैधानिक बताएं। वो तो कहते थे कि भैया आप 100 मीटर का फर्राटा दौड़ या 2020 क्रिकेट जैसा मत करिए, ये वाली बात है। और ये है कि उसमें तरह तरह की जो कमियां थी कि ये मिलान नहीं, वो कागज लाइए, फिर आज कागज कुछ दीजिए, परसों फिर कागज दूसरा दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो जो शुरुआती दस्तावेज था इलेक्शन कमीशन का, उसके हिसाब से तो बस चटमंगनी पट विवाह वाली। अरे नहीं सर, कहां विवाह तक पहुंच रहे हैं? वो एक आध कागज की बातचीत थी, आधार कार्ड को लेकर पहुंचे थे, आधार कार्ड अलाउ हो गया था। लेकिन संदीप त्रिपाठी, मैं वैसे राजन साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है कि सतीश जी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संदीप त्रिपाठी, वोट चोरी क्या गया वो भाई, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से? अब सर, चोरी दो तरीके की होती है। अच्छा। एक तो रंगे हाथ जब पकड़ लिया जाता है, अच्छा, तब तो ठीक। तो सर जब जो एक मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी, याद होगा नोटबंदी के संदर्भ में, कि नोटबंदी कानून के दायरे में एक संवैधानिक लूट है। अच्छा। तो ये चोरी जो है कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक लूट बना दिया गया है। वोट लोगों के कटे ना सर, कैमरे में आए लोगों ने बताया ना कि हमारा ये पासपोर्ट। अरे संदीप भाई, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो वोटर लिस्ट से बाहर जाएंगे भाई। एक लाइन में कहानी है, नहीं आपको समझ में आ रही है? अरे सुनिएगा कि फिर नहीं सुन ही रहा हूं, तो आप अरे सुन ही रहा हूं, एक लाइन बस बीच में आया, बोलिए। नहीं तो मेरी बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग आए निकल के सामने ना कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। ट्रिब्यूनल बनाया, कोर्ट ने बनाया ना, क्या जरूरत पड़ी ट्रिब्यूनल बनाने की? उसने कहा ना कि उसके बाद भी 27 लाख लोग रह गए जिसको ट्रिब्यूनल को सुनना था, वो उनके वोट कट गए। उनको आगे उन्होंने कहा कि अब की बार नहीं, चलिए अगली बार दे लीजिएगा। ये तो कोर्ट का ही वर्डिक्ट है ना। तो फिर इसमें क्या कहना कि भाई कागज नहीं दिखाया? कागज दिखा रहे थे, जबरदस्ती कह रहे थे। जैसे एक पुलिस वाले को आप जाइए गाड़ी लेके। अच्छा, तो 27 लाख लोग कागज दिखा रहे थे और कागज दिखाने के बावजूद नाम काट दिया गया, आप ये कह रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं 27 लाख में। अच्छा, 27 लाख नहीं, उसमें से बहुत सारे।
हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हाँ, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, हाँ, और उसके बाद भी वैसे ही काट दिया गया जैसे आप गाड़ी से जाते रहिए और डीएल आपका मांगा जाए, हाँ। और आपका मांगा जाए जो है गाड़ी का कागज आप दिखाएं, पुलिस वाले लिखा है भैया आपने तो हमको दिया ही नहीं, हाँ, क्या करिएगा आप? हाँ। जब सिस्टम ही अपंग हो जाए, हाँ। सिस्टम ही बेईमानी पर तो आपके आमादा हो जाए, आपके हिसाब से चुनाव आयोग अपंग हो गया, आपके हिसाब से इस देश की संवैधानिक व्यवस्था अपंग हो गई है, सरकार तो आपके हिसाब से अपंग है ही, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। विजय शर्मा सब कुछ अपंग है इस देश में, सरकार, जुडिशरी, चुनाव आयोग, सब कुछ अपंग है इस देश में। ये आप जोड़ रहे हैं। मैं क्या जोड़ रहा हूं? आपने कहा भाई सिस्टम में सब आ गया, सिस्टम में सब आ गया, या तो आप कहिए कौन अपंग नहीं है, आप कहिए ना कौन अपंग नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और जहां पर अपंगता है वहां पर नहीं, जहां पर क्या, आप सिस्टम का नाम ले रहे हैं और उसके बाद गिरवाने पर आप कह रहे हैं कि मैंने सबको नहीं कहा, तो किसको कहा ये बता दीजिए पहले। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग की कह लीजिए, सीबीआई की कह लीजिए, ईडी की कह लीजिए, जुडिशरी नहीं है ना, संस्थाएं, जुडिशरी नहीं है ना, हो गया। अरे जुडिशरी को कहूं कि नहीं कहूं? सर नहीं, बिल्कुल जुडिशरी में कुछ लोग हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है, ओहो, ठीक है विजय शर्मा, ठीक है विजय शर्मा, कागज नहीं दिखाए, नाम काट दिया, इस पर विरोध है। राकेश जी, आप इतने प्रबुद्ध और सीनियर पत्रकार हैं, आपने 4 बार इनसे पूछा लेकिन इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ संदीप जी, आपकी प्रॉब्लम क्या, आपकी पार्टी की प्रॉब्लम क्या है। जब चुनाव होते हैं तो आपके नेता यूरोप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, वियतनाम वहां घूमने चले जाते हैं। कभी कोई आपने मंडल अध्यक्षों की, किसी बूथ लेवल एजेंटों की, किसी की मीटिंग की? हार का ठीक है, किस पे फोड़ना है आपने? चुनाव आयोग के ऊपर, क्योंकि चोर मचाए शोर। आपने इस तरह के कार्य किए हैं। आपने देखा होगा गिल साहब को आपने खेल मंत्री बनाया था, जिस तरह से बाथरूम में से मैडम सोनिया गांधी जी के पास कॉल आता था, तो उसे पता लगता है। आज का जो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपकी नैतिक, आपकी राजनीतिक और संवैधानिक हार है। ये आपके मुंह पे तमाचा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं पे जिसपे ये फैसला दिया है, वो चारों बिल्कुल प्रक्रिया पे भी, वैधानिक प्रक्रिया पे भी और उनके अधिकार क्षेत्र में भी, क्योंकि कानून को जांचने का कार्य सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और उन्होंने बाकायदा किसी भी तरह से जो चुनाव आयोग है उसके काम को कहीं भी रोका टोका या किसी तरह की अड़चनबाजी नहीं लगाई। बिल्कुल 100%, 100% उसके ऊपर मोहर लगा दी। जो चुनाव आयोग ने काम किया वो संवैधानिक और वैधानिक तरीके से किया गया है। अब आप मुझे बताइए, अभी सतीश जी रो रहे थे कि समय नहीं दिया गया। आप मुझे बताइए, 28 अक्टूबर की ये नोटिफिकेशन है चुनाव आयोग की, कहां की? वेस्ट बंगाल की। और फाइनल वोटर लिस्ट कब जारी होनी थी? फरवरी में। 6 महीना हो गए। ममता दीदी जो राज्य की मुख्यमंत्री थी, संवैधानिक पद पे बैठी हुई थी, वो ओपनली जनता मीटिंग में कहती है कि मैं SIR नहीं होने दूंगी। सुप्रीम कोर्ट को 3 राज्यों के जजों को लगाना पड़ा, रात भर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जागना पड़ा, जजों को बंधक बना लिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्यों इस तरह की थोप रहे? फिर दूसरा, तेजस्वी यादव जी ने ऑफिशियल मांग की थी कि जो ये वोटर लिस्ट है इसमें त्रुटि है। ठीक, तो सर मांग करना क्या गलत है? कॉन्फ्रेंस की थी, मांग तो कर ही लेना विजय शर्मा जी। अगर किसी पार्टी को लगता है कि कुछ खामी है तो मांग कर लिए, मांग करने में क्या गलत है? राकेश जी 5 सेकंड, आप बताइए मुझे, अगर शुद्धिकरण होता है और शुद्धिकरण में तार्किक विसंगति मिलती है तो इनको ठीक करने में क्या दिक्कत है? अगर दस्तावेज किसी का ठीक नहीं है, माता पिता की उम्र में जो बेटा है उसमें 4 साल का फर्क है, तो कैसे वो वोटर हो जाएगा भाई? ठीक बात है आपकी, लेकिन ये मत कहिए ना विजय जी की कोई कंप्लेन ही ना करे। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजन जी आ रहा हूं। कंप्लेंट कीजिए, लेकिन देखिए विजय जी जो तर्क दे रहे हैं, हमारे ख्याल से ये थोथी दलील है। पहली तो ये सुन लीजिए। अरे भाई, आपको डेमोग्राफिक या क्या कहते हो, डेमोग्राफिक बैलेंस करना है, तो वो बैलेंस करते करते कहीं आप डेमोक्रेसी का इम्बैलेंस ना कर दीजिए। डेमोग्राफी ये भी तो देखना है। अरे इसका कोई नहीं, इसमें डेमोग्राफी कहां से ले आए? एक चुनाव, अभी तो मैं बाद में जाने वाला था सर, हो गया मैं डेमोग्राफी चेंज पर तो आने वाला था। अभी आप इसमें SIR वोट चोरी में आप डेमोग्राफी कहां से लेकर आए?
अरे आपको वो सब बताएंगे, वो दूसरे लोग बताएंगे जो अरे हमको आप कहना पूछ था, रहे हैं हमने सर, कह दिया। आप लाए तो आप ही समझ बताइए ना, लीजिए। आप लाए तो आप ही देखिए, बताइए। चुनाव आयोग को अब आजकल वकीली पर खर्चा ही नहीं करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग के लिए विजय शर्मा जी जैसे हाँ। 75 वकील हर सेकंड घूम रहे हैं। अरे सर, जब आए चुनाव आयोग के लोगों को बुलाइए ना, फिर हम आते हैं, बात करते हैं। सतीश जी 27 लाख वोट नहीं पड़े, ये भी नहीं बताएंगे सतीश जी, कि वो मर आपकी गए, जानकारी के या लिए वो बता विदेश दूं। में थे या घुसपैठिए थे। सतीश जी सुन फैसला लीजिए, और सतीश जी चुनाव हो सुन गया। लीजिए, सच्चाई कहना क्या वकील बनना है? सच्चाई ना कहें क्या? लोकतंत्र पे आप किसी तरह का हमला करो और एक आम नागरिक, जिम्मेवार नागरिक चुप बैठा रहे? नहीं, आप मुझे बताइए। लेकिन एक बहुत अगर दिलचस्प एक बात हुई है, एक बहुत दिलचस्प बात हुई है। 30 सेकंड अनंत विजय जी, दो मेहमान अभी बहुत बड़े हैं जिनका मैं पास जाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड आपके पास आना जरूरी है। ये डेमोग्राफी कहां नहीं लेकर आए सतीश सर? ये तो मैं आने वाला था बाद में। भाई आप पूछेंगे हम तो जवाब मिलेगा। इमली, यही तो आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने सारी स्थितियों को साफ कर दिया, उसके अंत में कोई जवाब है नहीं। कोई कहेगा डिपार्टमेंट बन गया, कोई आप पूछो हम तो कहेंगे इमली खट्टा होता है, और वो इमली जो है वो भी एक पेड़ है, और पेड़ से जो राजनीति होती है। अरे भाई सीधे सीधे आज विवाद इस पर है और चर्चा इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को सही माना कि गलत माना। नहीं, चर्चा तो उस पर भी आनंद विजय जी, वो शायद एसके सर जो है वो सोच रहे थे कि मैं आऊंगा कब उस पर। चर्चा तो इस पर भी है कि कल हाई पावर्ड कमिटी बन गई है डेमोग्राफी चेंज पर, तो शायद उनके दिमाग में उसकी भी तैयारी चल रही होगी, इसलिए डेमोग्राफी चेंज। लेकिन ये देश इस बात के लिए तैयार नहीं है कि इस देश के नागरिक ही वहां के मतदाता हो। ठीक है। अब एमएच खान साहब, सवाल है कि इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा धड़कन तो आप लोगों की बड़ी होगी, क्योंकि अगला बड़ा चुनाव यूपी में ही है। नहीं देखिए पाठक जी, जब उत्तर प्रदेश का SIR और वोटर लिस्ट घोषित किया गया था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खड़े होकर कहा था कि मेरे 2 करोड़ वोट कट गए हैं। 2 करोड़ वोट जो कटे थे, उन्होंने कहा ये मेरे वोट कटे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया था कि जाके 200 से लेकर 1200 तक वोट बूथ पे बढ़ाओ। तो कौन सी किसकी बात सही मानी जाए? और ये बात भी सही है, ये इसमें कहीं कोई गलत नहीं बात कर रहे हैं। क्या नाम है जो और भी पैनलिस्ट हैं, कि पश्चिम बंगाल में जो 27 लाख लोगों को वोट करता था, पश्चिम बंगाल थी ही नहीं, उसका फैसला आना शेष था। न किसी हम दोनों जगह बात कर रहे हैं हम तो। अरे आनंद विजय जी, आप तो प्रवक्ता बन जाइए बीजेपी के, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके बीच में तो कोई बोला नहीं, आपको क्यों इतना तकलीफ हो रही है? मैं तो बात साफ कह रहा हूं, जो बात हुई है वो 27 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगली बार वोट दे देना। ये नहीं कहा था क्या? ये नहीं कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगली बार दे देना वोट, अगर नहीं दे पा रहे हो तो? नहीं तो आप क्या चाह रहे थे एमएच खान साहब? चुनाव आयोग का अधिकार, अगर आप क्या चाह रहे थे, चुनाव आयोग SIR कर रहा है और उसमें अगर कागजों में विसंगतियां, या उसे लग रहा है कि इसे बाहर किया जाना चाहिए और उसे बाहर कर दिया, तो आप ये चाह रहे थे कि अच्छा मतलब वोट देने दो, बाद में देखेंगे, वोट चुनाव के बाद देखेंगे। नहीं पांडे जी देखिए बात, हमारी बात को आप तोड़ मरोड़। मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं सर, कहा था कि मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं, बहुत सीधा सा रख रहा हूं। उसमें अपनी बात चुनाव आयोग को लगा था 27 लाख बाहर गए, अब वो बाहर जा रहा है, सही है गलत है, कोर्ट में चैलेंज है, जिस दिन आएगा उस पर बातचीत करेंगे सर। अगर 27 लाख बाहर करना गलत है तो सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा सवाल पूछने वाला। नहीं मैं कह रहा हूं ना कि ये बात जब हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कहा गया था ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और ट्रिब्यूनल में कितने केस हुए ये बता दीजिए मुझे। तो सर जाकर डेटा लीजिए ना, आप ही बता दीजिए कितने केस हुए, कितना क्या हुआ, आप ही बता दीजिए, आपके पास डेटा है तो। फाइनल हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे बहुत कुछ हुआ खान साहब, बहुत कुछ हुआ। रात भर अधिकारियों के, जो जुडिशियल अधिकारी पहुंचे हुए थे, जिनकी निगरानी में चल रहा था, वहां पर हमला हो गया, बहुत कुछ हुआ। आप कैसे कह देंगे कुछ नहीं हुआ? सुनिए राकेश जी, 1434 लोगों को ट्रिब्यूनल ने लाया था। वहां कानून व्यवस्था कौन देख रहा था? 27 लाख में से 1434 वहां कानून व्यवस्था तो चुनाव आयोग देख रहा था। हमला क्यों हुआ? हमला हम तो बोल लेने दीजिए भाई, हमको भी तो बोल लेने दीजिए। अरे आपके कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं थोड़ी नहीं बोल रहा हूँ। हर आदमी टोकेगा हमारी बात को। अरे आपके कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, जिनसे आज कोई भी बोल रहा चल रही है।
कोई भी बोल रहा हो अपनी बात रखने दीजिए हमको। हाँ चलिए, कोई भी, संदीप त्रिपाठी आप चुप हम रहिए, कह रहे हैं बोलिए, कि अभी हमसे बोलने बात दीजिए हमारी खान साहब होने को। दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिब्यूनल में जितने भी केस गए उसके केस में सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट और सारी चीजें थी, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग को फेयर करना चाहिए, हर चीज को साफ करना चाहिए। ये नहीं है जैसे 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कटे तो योगी आदित्यनाथ जी तो सवाल उठा रहे थे, हम तो सवाल उठाए नहीं थे। सवाल तो योगी आदित्यनाथ जी ने उठाया था। नहीं, सवाल तो आप भी उठाए हैं सर। कभी सवाल आप उठाए, कभी सवाल वो उठाए हैं। लेकिन राजन साहब, मैं जरा राजकुमार राजन के पास जाऊं। फिर आप बोले बीच में। नहीं, अरे फिर वही बात है सर, आप 2-3 मिनट से आप ही बोल रहे हैं खान साहब। चुप हो जाता हूं, आप ही लोग कर लीजिए डिबेट। अरे ऐसे क्या होता है कि आप ही लोग कर लीजिए, 30 सेकंड और कर लीजिए, बात कर लीजिए आप लोग, और 30 सेकंड लीजिए। नहीं कर लीजिए ना। हम हमारी जब बात नहीं सुनी जा रही है तो मैं शांतिपूर्वक, हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि जब बात नहीं सुनी जाए तो शांतिपूर्वक बैठ जाओ। अरे सब आप ही के खेमे के भाई, संदीप त्रिपाठी को आप चुप करवाए, वो बीच में आए। राजन जी के हिस्से का 30 सेकंड और मैंने आपको दे दिया। नहीं, अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात, हमारी बात। हाँ ठीक है, आजकल कांग्रेस से मन खटा हुआ है आपका, वो मुझे पता है। 30 सेकंड और लीजिए सर। ये किसी ने नहीं कहा मन खटा हुआ है, हमने कहा मन खटा हुआ है। हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी साफ कर देता हूं आपको, फिर कैसी बातें आप कर रहे हैं? हमको नहीं बोलने, चलिए अच्छा एक बात बोलेगा। मैं तो अपनी बात यही कह के खत्म करना चाहता हूं कि सतीश के सिंह जो बात कह रहे हैं मैं उसका पूरा समर्थन कर रहा हूं। नहीं ठीक है, वो तो मैं कह ही रहा हूं। सतीश वो तो पहले ही बात आ गई थी, वो तो पहले ही बात आ गई थी कि वो आप ही लोगों की वकालत उन्होंने कर दी। वो तो पहले बात आ गई। राजन साहब, सबसे आखिर में आया, कायदे से सबसे पहले आपके पास आना चाहिए था, क्योंकि मुख्य तौर पर बिहार को लेकर यह बातचीत थी। क्या हुआ भाई, पूरा चुनाव आप लोग लड़े तब आप लोग समझ नहीं पाए? राकेश जी देखिए, मुद्दा गंभीर है और गंभीरता से इस पर डिबेट करना चाहिए। जाहिर है बिहार का मुद्दा था, अपने अंतिम वक्त में मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। लेकिन जरा सोचिए कि कई पैनलिस्ट मेरे मित्र यहाँ हैं, सहभागी हैं, वह कह रहे हैं कि SIR पर विरोध था। यह समझने की जरूरत है, आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की जनता को यह समझना जरूरी है कि SIR पर किसी पार्टी ने, किसी संस्था ने, या जो सुप्रीम कोर्ट जो दायर किया गया वह नहीं था। उसके प्रक्रिया में जो गलतियां थी, उसमें जो त्रुटियां थी, जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले वह लागू करने की जल्दबाजी मची हुई थी, बिहार में जो बाढ़ की समस्या थी, आधार कार्ड को नहीं जोड़ा गया था, जल्दबाजी किया जा रहा था, अचानक से लगा कि एक आंधी, जो सतीश साहब ने कहा कि 2020 का मैच चल रहा था। ये तमाम प्रक्रिया जो है, चुनाव आयोग की गतिविधि जो है वह संदिग्ध थे। उसके निष्पक्षता में, पारदर्शिता में संदेहास्पद स्थितियां थी, उसका विरोध किया जा रहा था। और अंततः आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधार कार्ड को जोड़िए। मामला गंभीर है राकेश जी। यह सोचिए कि जो संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वज थे, उन्होंने यह अधिकार दिया, हर जनता के पास एक वोट का अधिकार है, उसकी सुरक्षा संवैधानिक संस्थाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन गंभीर मुद्दा यह है कि अगर चुनाव आयोग ही पार्टी का काम करने लगे तो राजन भाई, किससे मांगा? राजन भाई आप ही के पास एक छोटा सा सवाल है, एक छोटी सी शंका है, उसका समाधान कर दीजिए। राजन भाई एक छोटी सी शंका है, उसका समाधान कर दीजिए। आप मुझे सुनिए सर, सुनिए। आप कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे आज की याचिका में, आपके हिसाब से आप निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे, आपके हिसाब से NRC की भी बातचीत हुई थी, चुनाव में नागरिकता छीनने की बात हुई थी। सर क्या मिला सुप्रीम कोर्ट से आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो जाहिर है कि जो सरकार के द्वारा पक्ष के रूप में जो दलील दिए गए हैं, जो कागजात, साक्ष्य, प्रमाण दिए गए हैं, वो उस आधार पर निर्णय हुए होंगे। और आपने अभी कई मित्रों ने, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जो हमारे नहीं हुए होंगे से क्या मतलब है?
कि इस बार नहीं तो अगली बार चुनाव नहीं, में हुए हिस्सा होंगे ले इससे क्या लेंगे। मतलब है राजन जी? ये इसका अर्थ क्या है? नहीं, हुए होंगे इससे क्या मतलब है सर? संवैधानिक संस्थाओं को राजन जी नहीं सुनिए, ये सब सच सुनिए ना, ये सब चुनावी मंच की बात है राजन जी, ये चुनावी मंच की बातचीत है सर। ये सब दलील, ये सब भाषणबाजी उधर करते रहिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही के हिसाब से आप लोग इलेक्शन कमीशन की, सुनिए सर सुनिए, आप ही के हिसाब से आप लोग पूरे एसआईआर प्रोसेस में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे थे, कागज मांगने को लेकर सवाल उठा रहे थे, एनआरसी वाले अभियान पर सवाल उठा रहे थे। ये सब फर्जी निकला ना जी? कुछ मिला आपको सुप्रीम कोर्ट से इस पर सहमति? नहीं मिला, नील बटा सन्नाटा, जीरो। राकेश जी देखिए, राकेश जी बोलते आप ज्यादा हैं, बोलने कम देते हैं, बोलने दीजिए। अगर आपने प्रवक्ता को बुलाया है तो आपको जो प्रश्न है वो सवाल करके जवाब नहीं देना चाहिए। आप अपने प्रश्न में जवाब भी दे देते हैं, सवाल भी उत्तर भी आप ही देने लगते। बोलने नहीं दिया। सवाल है कि यदि पंडित जी ने मुझे जहां भाजपा जहां स्टेट के चुनाव होते हैं, चुनाव जब आता है घुसपैठिए की समस्या वहां से आ जाता है। एसआईआर के माध्यम से आप घुसपैठिए लाते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से खास वर्ग संप्रदाय को आप टारगेट करते हैं और देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके आप वोटों की राजनीति करते हैं। राजनीति वोट की ध्रुवीकरण कैसे हो जाए, ये आम जनता सब जानती है। इसीलिए वो एसआईआर के साथ साथ घुसपैठिए आ जाता है। यदि अगर घुसपैठिए हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? आप यूपीए सरकार के 2004 से 2014 के बीच देखिए, 88,000 घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया था। ठीक, वही डाटा देखिए 2014 से अब तक कितने घुसपैठिए को डिपोर्ट किया गया है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी ओर से एक सवाल पूछता हूं विजय शर्मा से। राजन भाई, आपकी ओर से एक सवाल पूछता हूं विजय शर्मा जी से। एक मिनट रुक जाइए सर, आप ही का सवाल है ये, और मैं ये पूछता हूं विजय शर्मा जी से। बिहार चुनाव में भी विजय जी घुसपैठियों की बातचीत हुई थी, तो एक राजन जी को एक डेटा दे दीजिए सर, बिहार चुनाव के बाद अब तक बिहार में घुसपैठियों को लेकर क्या किया गया? राकेश जी, मुझे लगता है कि ये पढ़ लिख के नहीं आते, सुन के नहीं आते। अभी गृह मंत्री जी बीकानेर गए हैं और इससे पहले बिहार चुनाव के बाद में सीमावर्ती जो क्षेत्र था बिहार का, सबसे पहले वहीं का दौरा किया था। 2-3 गृह मंत्री वहीं रहे थे। सीमावर्ती जो क्षेत्र 15 किलोमीटर के अंदर, वहां जिस तरह के भी घुसपैठियों ने अतिक्रमण कोई किसी तरह का कर रखा है, वो सारे तोड़ने के आदेश हो चुके हैं, कमेटी बन चुके हैं। सुनिए जरा, मैं तथ्य के आधार पर बात करता हूँ। मैं तथ्य के, आप सुनिए, मैंने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी थी। 2014 सुनिए बात, सुनिए। अरे सुनिए भाई, सुनिए, सुन तो लीजिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत तो रख लीजिए। अरे बीच में टोका टोकी मत कीजिए। 2014 से अब तक कितने काम किए हैं? राम मंदिर हो, 370 नहीं विजय जी सर सुनिए ना, विजय जी टॉपिक नहीं डिरेल करना है। एक राजन जी का सवाल है, उस सवाल का जवाब दे दीजिए, थोड़ा सा समय कम है। बिहार चुनाव के बाद से अभी तक बिहार में जो घुसपैठियों की बातचीत थी उसमें क्या प्रगति हुई है, ये जवाब दे दीजिए। राकेश जी, कमेटी बन गई है। मेरे होम मिनिस्टर 2 दिन लगातार कमेटी कल बनी है ना, एक हाई पावर्ड कमेटी। बिल्कुल। उससे पहले की बता रहा हूं, 2 दिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी सीमावर्ती क्षेत्रों में रहे बिहार के अंदर, और वहां तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है बिहार इलेक्शन के तुरंत बाद। अच्छा। तो हम उनको डिलीट भी करेंगे, डिटेक्ट भी करेंगे, डिपोर्ट भी करेंगे। मतलब अभी तक कोई डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक? बिल्कुल हो रहे हैं। आप कितने हो रहे हैं? न्यूज पढ़ते होंगे, दिल्ली में, बॉम्बे में, बिहार में। अरे बिहार का विजय जी, बिहार का पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो राष्ट्रीय नीति के लिए हाई पावर कमेटी बनी है, तरीके से काम होगा। और ये मैं आपको वादा करता हूं, जिस तरह से हमने आसाम में लगाम लगाई है, वेस्ट बंगाल में राजन भाई इसी तरह समय लगता है बड़े काम में। राजन भाई समय लगता है बड़े काम में। हाई पावर्ड कमेटी पूरे देश के लिए बनी है। नहीं, सवाल राकेश जी देखिए, 2014 से लेकर अभी तक इतने वर्ष हो गए और घुसपैठिए पे राजनीति की जा रही है। दरअसल घुसपैठिए को निकालना नहीं है, ठीक, अगर निकालना है तो गृह मंत्रालय को एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। खान साहब नाराज और उस पर काम करना चाहिए। थोड़ा सा सबसे वरिष्ठ है, उनको समय दे दिया जाए। बोलिए खान साहब, बोलिए खान साहब। नहीं, बड़ा मुश्किल है, टाइम ही नहीं देंगे आप तो सर, जितना समय रहता है उतना ही सब में बढ़ता है सर, अलग से तो समय आएगा नहीं। एसआईआर का अब 6 लोग हैं, आधे घंटे का समय है, तो सब उसी में बटेगा। बोलिए, थोड़ा टाइम तो दे दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे थोड़ा तो टाइम दे दीजिए पांडे जी, मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं। सर, आप गुजारिश में ज्यादा समय बिता रहे हैं बोलने की बजाय। बोलिए सर, मुझे भी टाइम दे दीजिए बोलने की।
जी, मैं यही कह रहा हूं कि एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया कि चुनाव आयोग एसआईआर नहीं कर सकता है, चुनाव आयोग ही एसआईआर करेगा। लेकिन जो गड़बड़ियां आएंगी उसका राकेश जी, एसआईआर का विरोध कैसे होता है? समाजवादी पार्टी ने 18,000, समाजवादी पार्टी ने 18,000। अच्छा सुनिए खान साहब, अरे खान साहब एक और खबर आपके लिए, अरे खान साहब सुनिए एक मिनट, विजय जी रुकिए, एक और खबर आपके लिए है। और खबर, बड़ी खबर यह है, कल हो सकता है, देखिए इस पर कितने स्टेटमेंट आएंगे। और खबर यह है कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया। गुजरात उत्तराखंड के बाद असम तीसरा स्टेट बन चुका है जहां पर ऐसा कानून पास किया गया। सीएम हिमंता ने कहा कि यूसीसी एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, यूसीसी व्यक्तिगत कानूनों से ऊपर है, यूसीसी से राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित की जा रही है, किसी समुदाय के खिलाफ यूसीसी नहीं है, धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं में कोई दखल नहीं है। तो ये एक और बड़ी खबर। देखिए, ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हूँ। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। चलिए आज वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।